हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 जो दिसंबर सेशन 2025 एग्ज़ाम का है। और इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी 2026 में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं परीक्षा डेट दिया हुआ है 6 जनवरी 2026 का। शिफ्ट 2 का पेपर है ये। तो इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी आपके आने वाले एग्ज़ाम जून 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये अभी लेटेस्ट पीवाईक्यू है पेपर 1 का। इसमें टोटल आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले वाले भी और जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं इसी सेशन के वीडियो अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए ज़रूर। आपके एग्ज़ाम में इससे 4 क्वेश्चन, जितना भी प्रिपरेशन होगा आपका उससे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप सही करके आइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। जैसे कि पहले से बताए हुए हैं कि 1 से 5 तक डीआई होता है। डीआई की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, अगर आप अभी बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बना सकते हैं। ये सभी डीआई का क्वेश्चन है। अगर डीआई पे पकड़ अच्छा है तो डीआई का 5 क्वेश्चन आपके हाथ मुट्ठी में होता है, पूरा का पूरा सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, उसकी पहचान करना है। स्टेटमेंट हमेशा नेट के एग्ज़ाम में आता है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, भर भर के एग्जामिनर देता है स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजी और एजर्सन रीजन। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपना फेवरेट बना लेना है कि एग्जामिनर कैसा भी दे उसको एकदम धुआं धुआं कर देना है दोस्तों। आइए, पहला कथन कह रहा है कि संचार जो है वह सूचना भेजने को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति की संचार की आवश्यकता उतनी ही मजबूत और आधारभूत है जितनी कि उसके द्वारा खाने, सोने और प्रेम करने की है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा है कि अंतः वैयक्तिक संचार हमें भीतर होने वाला संचार है, यानी इंट्रापर्सनल। इसके बारे में मैं कम्युनिकेशन का जो कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आया हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का अपलोड है, वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को मैं बताया हूँ। तो उसमें ज़रूर हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्या है। ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है या बेसिक क्लियर नहीं है तो जा करके उसे ज़रूर देखें। उसके बाद ये क्वेश्चन वाले सेशन वीडियो को कंप्लीट करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इंटरपर्सनल कह रहा है कि संचार हमें भीतर से, इंटरपर्सनल में हमें भीतर होने वाला संचार है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इंटरपर्सनल इसी को बोलते हैं। चौथा कह रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन 2 पीपल विथआउट फेसिंग ईच अदर। तो यहाँ पे जो विथआउट फेसिंग दे दिया ना, ये गलत हो गया। इंटरपर्सनल जो 2 व्यक्ति के बीच होता है बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ आमने सामने होना पड़ता है, ये नहीं कि विथआउट फेसिंग किए हुए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ सही हुआ ABC। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ABC ऑप्शन नंबर C में है, तो C इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोध के संदर्भ में साहित्यिक चौर्य का निम्न में से किन किन के द्वारा परिहार किया जाता है। साहित्यिक चौर्य मतलब साहित्यिक चोरी होता है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगियरिज्म। जब आप PhD में जाइएगा तो इस चीज़ का महत्व पता चलेगा। प्लेगियरिज्म का बहुत चेकिंग होता है, कितना लोग PhD में इससे परेशान रहते हैं। जो लोग मतलब कॉपी पेस्ट मारते हैं उन लोगों की समस्या होती है, अपना जिनका ऑथेंटिक सोर्स होता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहला इसमें कथन कह रहा है कि स्रोतों का समुचित उद्धरण बाय प्रॉपरली साइटिंग सोर्स, बिल्कुल सही, जहाँ से लिए उसका बताना होगा। बाय गिविंग क्रेडिट ओनली टू द मेन ऑथर, केवल मुख्य लेखक को श्रेय देकर, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है नहीं, ये केवल मुख्य लेखक को श्रेय नहीं दिया जाता है, सॉरी दोस्तों, इसमें जो केवल लगा करके गलत कर दिया। मुख्य लेखक को दिया जाता है लेकिन सह लेखक जो होता है उसको भी दिया जाता है। फिर अगला C में कह रहा है कि बाय गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड कोटेशन, सही व्याख्या कर, उद्धरण देकर, तो ये भी सही है। D कह रहा है कि मूल लेखक का नाम प्रतिस्थापित कर, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा कह रहा है कि साहित्य चोरी जांच उपकरण का उपयोग कर इसका जांच किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा ACE। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ACE ऑप्शन नंबर D में है, तो D इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमारा कह रहा है कि
कि प्रेरित करने और सुधारने के प्रयोजन से अध्यापक क्या करते हैं। द पर्पस ऑफ मोटिवेटिंग एंड करेक्टिंग द टीचर, तो उस अकॉर्डिंग टीचर क्या करते हैं बताइए। पहला है छात्रों की पिटाई कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, दूसरा है कि छात्रों को थोड़ी बहुत पिटाई कर सकते हैं, उसके बाद है छात्रों की थोड़े बहुत दंड दे सकते हैं, और चौथा है छात्रों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, यह एक अपराध है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। छात्रों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, यह अपराध माना जाता है शिक्षण प्रणाली में। तो आप ऐसे भी जो लोग बीएड डीएलएड करते हैं ना, उनको पता रहता है कि बच्चा जो है भगवान है, ठीक है ना। वो जो कहे उसी के अकॉर्डिंग खिलाना है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं, छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको डराना धमकाना नहीं, मारना पीटना नहीं है, दरवाज़ा बंद करके भी नहीं पढ़ाना है। ये सारे रूल रेगुलेशन टीचिंग स्किल का है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है, ठीक है ना दोस्तों। छड़ी नहीं उठाइएगा, एक लपाका नहीं लगाइएगा तो मन में नहीं करेगा, इतना परेशान कर देगा टीचर को। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है कि शोध के संदर्भ में वास्तविक डेटा संग्रह या वास्तविक इनपुट के बिना किसी एक व्यक्ति द्वारा कई डेटा संग्रह प्रपत्रों को भरना निम्नलिखित के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, तो ये निर्माण के अंतर्गत आएगा। इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट फिलिंग अप मैनी डाटा कलेक्शन फॉर्म बाय ए सिंगल पर्सन विदाउट एक्चुअल डाटा कलेक्शन और जेन्युइन इनपुट विल फॉल अंडर, किसके अंदर आएगा, तो ये फैब्रिकेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा जो है बगैर वास्तविक डाटा संग्रह अथवा सही आगत के अनेक डाटा संग्रह पर प्रपत्र भर दिया जाता है, जालसाजी की श्रेणी में आएगा वह। यह शोध कदाचार का एक गंभीर रूप है। यह अकादमिक ईमानदारी का उल्लंघन है, जिसमें क्या होता है, झूठ बोलकर यह जाली दस्तावेज बनाकर वैज्ञानिक समुदाय को धोखा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये मैथ का है, देख सकते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, इसको बना लीजिएगा, अन्यथा जब मैं डीआई पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसको कराऊंगा। आइए अब दोस्तों, एजर्शन और रीजन, ये नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का फेवरेट है, एग्जामिनर का पूछेगा ही पूछेगा, इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको ऐसा टिप्स और टेक्निक दूंगा ना कि इससे कैसा भी एजर्शन रीजन आ जाए एग्ज़ाम में, उसको धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए पहले दोनों कथन को पढ़िए और देखते हैं कि कौन इसमें सही लग रहा। पहला कथन है कि सील भट्टारिका विजयंका, उसके बाद प्रभु देवी, रानी नैनिका, रानी प्रभावती गुप्त और संघमित्रा, फिर उसके बाद विदुषी बौद्ध विद्वत महिलाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें जितना भी महिलाओं का नाम दिया गया ये सभी विद्वान हैं। उसके बाद कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने राजा अशोक और यशोधरा के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को अनुमति दी थी। तो देखिए संघ में महिलाओं को अनुमति तो दिए थे, लेकिन राजा अशोक और यशोधरा के अनुरोध पर नहीं, बल्कि वो अपनी मौसी प्रजापति गौतमी और आनंद, ठीक है ना, उनके चचेरे भाई थे आनंद, उनके सलाह पे जो है संघ में महिलाओं को अनुमति दी थी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अभिकथन सही है। आइए देखते हैं किस में है, ए सही और आर गलत। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है, काफ़ी इजी है। इसमें 3 से भागा दीजिए 2187 आ जाएगा, फिर 3 से भागा दीजिए इतना 729 आ जाएगा, इसमें 3 से भागा दीजिए 243 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग दीजिए 81 आ जाएगा, 81 में 3 से भाग दीजिए 27 आ जाएगा। ये 3 से भाग का एक पैटर्न चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या कह रहा है, सपोज यू हैव सेंट एन ईमेल मैसेज विद द ईमेल सो एज फॉलो। मानिए कि आपने निम्न अनुसार दर्शाए गए ईमेल क्षेत्र के साथ एक ईमेल संदेश भेजा। क्या ये कोडिंग है, तो देखना है TO/YCC.UVBCC.WX, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करना है। तो आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला कथन दे रहा है कि जनता X जो है जानता है कि संदेश U को भेजा गया था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ये आपको देखिए थोड़ा सा ये मतलब अटपटा लग सकता है, ठीक, क्योंकि ये आईसीटी का हाई लेवल क्वेश्चन है। तो जब इसको मैं बताऊंगा आईसीटी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट वीडियो, तो वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब जा कर के ये समझ में आएगा। हालांकि अभी आपको मैं थोड़ा ओवरऑल ऊपर छापर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है एक्स जो है वो यह जानता है कि संदेश यू को भेजा गया था, किस में, तो ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट में यहाँ से दिखेगा आपको। उसके बाद जो है
दूसरा नंबर कह रहा है कि यू जानता है कि संदेश भी को भेजा गया था, तो ये भी बात सही है, यू भी के बारे में भी जानता है। तीसरा कह रहा है कि डब्लू जानता है कि एक्स को संदेश भेजा गया, तो दोनों जब एक साथ हो जाए ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद डी कह रहा है कि भी जानता है कि संदेश वाई को भेजा गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ई कह रहा है कि वाई जानता है कि संदेश भी को भेजा गया, यही बात जो डी में है उसका जस्ट रिवर्स है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सही हुआ, ए बी डी ई सही हुआ। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा, ए बी डी ई ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा ई, ठीक है। देखिए यहाँ हिंदी वाला में सही दिया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जिसमें क्या कह रहा है, मैन रिकमेंडेशन किसका अनुशंसा है, कौन सी कमेटी ने, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है, शिक्षा हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको याद कर लेना है। आइए इसको देखते हैं हम, 2 स्लाइड में दिया हुआ है अलग अलग, इसलिए डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। कुछ इधर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, ये नई शिक्षा नीति जो 1986 में आया था उस समय चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। उसके बाद शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय जो है 1968 का जो कोठारी आयोग था उसी समय ये रिकमेंडेशन किया है। ग्रामशाला का अनुशंसा जो है राम मूर्ति समिति ने किया है, ग्राम शाला का अनुशंसा उसके बाद बिना बोझ की शिक्षा की बात यशपाल समिति ने की थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या समझना है आपको, समझना कुछ नहीं है, बस याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अनुशंसा कौन सी समिति आयोग किया था, तो एनईपी 1986। अब ये नहीं कहिएगा एनईपी 2020 आया है सर, तो वो कहाँ, इससे पहले आ गया क्या, हाँ तो बिल्कुल आया था भाई, उससे पहले भी आया था शिक्षा नीति। एनईपी 2020 कोई पहला शिक्षा नीति थोड़े है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब आया था, एनईपी 1986 के तहत। और उसके बाद शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय करने की अनुशंसा किसने किया, कोठारी आयोग ने किया था 1968 में, लेकिन आज तक नहीं होता है 6% व्यय, ये बात याद रखिए। फिर हम करते हैं किस विकास की बात। तीसरा ऑप्शन है ग्रामशाला। ग्रामशाला जो है इसकी अनुशंसा राम मूर्ति समिति ने किया था, बिना बोझ के शिक्षा की अनुशंसा यशपाल समिति ने की थी। उसके बाद अब आते हैं दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। देखिए मैथ अब इसी तरह पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें 4 स्टेटमेंट रहेगा, चारों मैथ का अलग अलग रहेगा। आप पूछ देगा कि इसको बनाइए और दिखाइए कि ये 125% के बराबर है कि नहीं, फिर वो सही गलत होगा, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, तब जाके उसमें बताइए। तो ये टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए हम इसको अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। हालाँकि इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्ज़ाम में समय नहीं लगे, ठीक है ना। आइए इसका एजर्सन ओरिजिन पढ़ते हैं, देख लीजिए कितना फेवरेट है एजर्सन ओरिजिन। हर बार एग्जामिनर एक शिफ्ट में किया 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछ रहा है, ये आपका दूसरा है ना, अभी आगे देखिए कितना मिलेगा। कह रहा है कि बाधाएं एवं अड़चनें या कठिनाइयां है जो संचार के मार्ग में आती है, क्या आती है संचार के मार्ग में, बताइए आप। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आता है भाई, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्टेकल डिफ़िकल्टीज विच कम इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि ये प्रकृति में शारीरिक, मैकेनिकल, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या भाषाई हो सकते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब इसमें देखना है जब दोनों कथन सही हो जाए तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो इसके लिए एक सिंपल फंडा है दोस्तों, कौन सा, तो जब भी इन दोनों को पढ़िएगा, इन दोनों कथन के बीच में क्योंकि लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि, यद्यपि, इसलिए, अतः, ये सब लगा के पढ़िएगा ना, तो जब देखिएगा कि दोनों सूटेबल बैठ रहा है तो एकदम व्याख्या कर रहा है, नहीं बैठ रहा है तो नहीं कर रहा है। आइए हम पढ़ते हैं। बाधाएं व अड़चनें या कठिनाइयाँ कैसा है जो संचार के मार्ग में आती है, क्योंकि ये प्रकृति में शारीरिक, मैकेनिकल, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या भाषाई कुछ भी हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये सभी बाधाएं हैं, बाधाएं का प्रकार दे रहा है, शारीरिक, मैकेनिकल, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भाषाई, तो ये बात उसकी व्याख्या कर रहा है दोस्तों, इसलिए ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। वो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, निम्न में से कौन सी भूमंडलीय उष्मा संभाव्यता का उच्चतम है, किसके पास जो है ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्या है,
नाइट्रस ऑक्साइड के बाद में मीथेन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड के पास होगा ऑप्शन नंबर बी N2O, ठीक। ये ग्रीन हाउस गैस के सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रभावित किए जाने वाले किसी परंपरागत पाठ योजना के लिए निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर ए में है मटेरियल डिस्पोजल, सामग्री निस्तारण। दूसरा है क्रिएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम का निर्माण। तीसरा असेसमेंट यानी आकलन। चौथा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। पांचवा है मटेरियल सिलेक्शन यानी सामग्री चयन। तो ये किस क्रम में क्रोनोलॉजी सजाना है परंपरागत पाठ योजना में, यानी ट्रेडिशनल जो लेसन प्लान होता है उसको प्रपोज करने के अकॉर्डिंग में। तो देखिए सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें अधिगम परिणामों का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मटेरियल सिलेक्शन करते हैं कि क्या हमारा मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल डिस्पोजल करते हैं, जो कलेक्ट कर लेंगे उसको। सॉरी ये 3 नंबर होगा। उसके बाद जो है असेसमेंट करते हैं, उसका आकलन करते हैं। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। ये कर देंगे तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन देखेंगे क्या तैयार होगा, BEACD, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 ए दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये वाला ए नहीं, ये बल्कि बी है। तो BEACD हमारा ऑप्शन बैठेगा और इस अकॉर्डिंग ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे देख लीजिए। एजर्सन रीजन आ गया ना, तीसरा एजर्सन रीजन है ये आपके शिफ्ट, इसी शिफ्ट में। अभी आगे देखते जाइए होता क्या है। अभी कथन कर रहा है कि डाटा कुछ सुपरिभाषित संकेतकों या चरों के आधार पर एकत्रित सूचना है। इसे प्रत्यक्ष रूप से स्रोत से एकत्र किया जा सकता है या पहले से अस्तित्वमान स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। Data are collected in the form of some well-defined indicator or variable. Information collected based on data collection can be collected directly from the source or existing sources. इसका कारण दे रहा है कि डाटा को हमेशा एमफिल या PhD जैसे शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए ही एकत्र किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इसके अलावा भी बहुत सारा सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाता है। जो एमफिल कर रहा है, PhD कर रहा है, वही थोड़े करेगा। तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा देखेंगे कि इसमें अभी कथन ए सही और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में सी इज राइट आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो कि कह रहा है कि एक अभी कथन रीजन ही आ गया, देख लिए ना, लगातार आ गया। आइए पढ़िए इसको। कह रहा है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क वाईफाई पहुंच देना है। भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया चल रहा है, क्या उसमें प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क वाईफाई दिया जाएगा? मैं सूरा उतना इंडिया के लोग को दे देगा तो सरकार का पैसा कहाँ है उतना। कारण दे रहा है कि ICT डिजिटीय रूप से सशक्त समाज का एक शक्तिशाली समर्थ्यकारी है। ICT इज ए पावरफुल एनेबलर ऑफ ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। तो दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन में ए गलत और आर सही है। आइए देखते हैं, ए गलत और आर सही है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी से राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे देखेंगे कि रेडियो सर्विस है कब स्टार्ट हुआ था, उसको याद करना है दोस्तों। ये फैक्ट आजकल बीमारी धर लिया है नेट एग्जाम NTA क्वेश्चन सेट करने वालों को। पता नहीं रट्टू तोता बनाना चाहता है कि क्या हर दिन डेट ईस्वी पूछ रहा है ज़्यादा। अब तो क्या कीजिएगा, पढ़ना है, पास करना है, क्वालिफाई करना है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा अब जैसे हो। क्योंकि कोई थोड़ी पूछेगा आप कितना विद्वान है, कितना समझ है आपको। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए ना तो आप विद्वान हैं। देखिए कलकत्ता में पहले अव्यवसायी एमेच्योर रेडियो क्लब का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नवंबर 1923 में। तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है ISB को AIR में बदला गया, SAIR में बदला गया। कब? तो ये बदला गया था अक्टूबर 1957 में। उसके बाद है FM ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन मद्रास में FM ब्रॉडकास्टिंग का प्रसारण कब हुआ था स्टार्ट? तो ये 1977 में हुआ था।
उसके बाद है विविध भारती का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। याद करते हैं, विविध भारती बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो विविध भारती की शुरुआत कब हुई थी, 1936 में, याद रखिएगा। अब इस अकॉर्डिंग हम ऑप्शन बैठाएंगे तो ऑप्शन हमारा बैठेगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, कलकत्ता में पहले अव्यवसायी एमेच्योर रेडियो क्लब का प्रारंभ हुआ था नवंबर 1923 में। ISBS को AIR में बदला गया, मतलब ऑल इंडिया रेडियो में बदला गया कब, 2 अक्टूबर 1957 को। मद्रास में FM प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1977 में, और विविध भारती का प्रारंभ हुआ था जून 1936 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित पदों को बढ़ते गुणार्थ में, बढ़ते गुणार्थ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट, उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दे रहा है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्डिंग बनती है, स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद स्काई स्क्रैपर होता है, गगनचुंबी इमारत होता है 3 नंबर पे, और लास्ट में चल के बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग तैयार हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, आ गया ना, जर्सन चौथा या पांचवा है आपके शिफ्ट में, तो इससे डरना नहीं है दोस्तों, एकदम इससे दोस्ती कर लेना है कि आए एग्जाम हॉल में ना तो बोले आओ 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 भाई आओ, तुम्हारा इंतजार था, और नंबर दे के जाओ। आइए पढ़ते हैं। अभिकथन कह रहा है कि शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार सभी ज्ञेय नोबल वस्तुएं अभिधेय है। पात्र हंडिया एक ज्ञेय वस्तु है, इसलिए पात्र आदि में एक अवैध युक्ति है। देखिए ये इंडियन लॉजिक का है, इसमें जो थोड़ा वर्ड होता है ना, ये संस्कृत से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा भारी लग सकता है, सबको भारी लगता है, कोई बड़ी बात नहीं कि आपको भारी लग रहा है भाई। तो इसको जो है कि इंडियन लॉजिक का बहुत डिमांड हो रहा है, मैं आज या कल में ही अपलोड करने वाला हूँ उसका कंसेप्ट वीडियो, उसको देखिए, वहाँ समझिए, और कुछ कुछ वर्ड जो है इसको रट लीजिए, और एग्ज़ाम में जाइए उसी अकॉर्डिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और वहाँ सही मार के आइए, बात खत्म। तो ये जो कह रहा है कि शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार सभी ज्ञेय वस्तुएं अभिधेय है, प्राप्त एक ज्ञेय वस्तु है, पात्र एक ज्ञेय वस्तु है, इसलिए पात्र अधिमेय या अवैध युक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आइए अब इसके कारण पढ़ते हैं, जो इधर के तरफ में है, स्लाइड ऊपर ले चलेंगे। देखिए कारण दे रहा है क्या कि उपयुक्त युक्ति में मध्य पद और मुख्य पद केवल उपस्थिति से में सहमत है, अनुपस्थिति में उनकी सहमति का कोई नकारात्मक उदाहरण नहीं है, कोई नकारात्मक उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत और आर सही कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वो हमारा कह रहा है कि संचार पेशेवरों का सही उदाहरण क्या होता है। संचार पेशेवर किसको कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, तो वो होता है पत्रकार होता है, उसके बाद विज्ञापनदाता होता है, समाचार वाचक होता है जो समाचार पढ़ के सुनाता है, यानी जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजर एंड न्यूज़ रीडर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये मैथ का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बना लीजिएगा इसको, अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और बना लीजिए। फिर है उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग जो है आवृत्ति वितरणों हेतु माध्य दिया, बहुलक दिया है, विचरण गुणांक दिया है, इसके मान अंकीय परिकलन नीचे एडी में दिया गया है, और उसके विषमता गुणांक का परिकलन कीजिए, फिर उसको अवरोही क्रम में सजाइए दोस्तों। तो देख लीजिए इसको बनाइएगा, ये वाला फार्मूला होता है विषमता गुणांक के लिए माध्य माइनस बहुलक बटे मानक विचलन, फिर मानक विचलन निकालने के लिए पहले विचरण गुना गुना माठ बदे 100 करना होगा, और फिर बनाना होगा, तब जा कर के ये एक एक करके बनाइए और उसको अवरोही क्रम में सजाइए। तो एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए क्वेश्चन ना, तो इसको इसमें उलझिएगा नहीं, सीधा बता रहे हैं, इसको लास्ट में बनाइएगा। जो आसान है पहले उसको बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब बना के गए 5 से 10 मिनट लगा दिए, बाद में पता चला कि क्वेश्चन ही सही नहीं हुआ तो और लेने का देनी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। सब क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट थोड़े होता है, कौन बनाना है कौन छोड़ना है इसकी समझ होना चाहिए। निम्नलिखित शैक्षणिक टेलीविज़न आधारित घटनाओं, कार्यक्रमों, प्रयोगों और उनके आरंभ होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये भी डेट पूछा है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। यूजीसी की देशव्यापी कक्षा के नाम से जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण का प्रारंभ देशव्यापी नाम से कब हुआ था, तो ये कब हुआ,
तो ये 1984 में हुआ था दोस्तों, 1984 में हुआ। उसके बाद है इग्नू द्वारा तैयार किए गए पाठ्यचर्या आधारित वीडियो कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? तो ये इग्नू द्वारा जो प्रारंभ जो है, इग्नू का स्थापना 85 में हुआ, उसके बाद ही नहीं हुआ होगा, तो ये 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो है ये कब हुआ था? तो ये जो है साइट वाला 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना यानी इग्नू की स्थापना कब हुई? अभी हम बताएं 1985 में हुआ था। ठीक है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार करेंगे हम, कौन सा होगा? बढ़ता क्रम CADB। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। CADB ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 28। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार है कि दोनों असत्य नहीं हो सकते यद्यपि दोनों सत्य हो सकते हैं? देखिए, दो गो कथन, इस 4 गो में 2 गो पहचानना है। ठीक है। और देखना है कि दोनों असत्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, और दोनों सत्य हो सकता है। तो इसका मतलब है, आइए, ऑल काउ आर बोविन, सम काउ इज बोविन, और तीसरा है सम काउ आर नॉट बोविन, और चौथा है नो काउ इज बोविन। इसमें क्या करेंगे हम? दो दो लेके चलेंगे, जैसे ए और सी, फिर बी और डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है, उसके बाद बी और सी, उसके बाद सी और डी। तो इसमें जब ए और सी को लेके चलिएगा तो देखिए ऑल काउ आर बोविन कह रहा है, फिर सी में सम काउ आर नॉट बोविन कह रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा भाई? जब ऑल काउ आर बोविन होगा और सम काउ आर नॉट बोविन कह रहा है तो दोनों तो सत्य नहीं हो सकता है ना, दोनों में से कोनो एक एक होगा, तो ये तो होगा नहीं, इसको काटिए। अब देखिए बी और डी को, बी में क्या कह रहा है कि सम काउ इज बोविन, और डी में कह रहा है नो काउ इज बोविन। ये लो भाई, जब सम है ये है तो नो कहाँ से आ जाए? अगर नो है तो सम नहीं आएगा, तो फिर दोनों हो ही नहीं सकता है सत्य, तो ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, बी और सी कह रहा है, बी और सी को देखिए, सम काउ इज बोविन, सम काउ आर नॉट बोविन। तो देखिए सम काउ आर बोविन है ना, तो जो कुछ गाय गोजातीय है, तो जो कुछ है यानी कि कुछ छूट रहा है, जो नहीं है, तो वही बात कह रहा है कि सम आर नॉट बोविन। ये मतलब एक दूसरे के बात सही है, इसको ऐसे समझिए। एक वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं, फिर एक ऐसे बनाते हैं। ये एक गाय है, ठीक है, और ये गोजातीय को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ वाला जो गाय है, एक मिनट, यहाँ ये गोजातीय है, यहाँ वाला जो गाय है, ये गाय क्या है? गोजातीय है। लेकिन इधर वाला जो गाय है ये गोजातीय थोड़े है जी, नहीं ना है, तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा बी और सी जो है ये दोनों सत्य होगा, और दोनों असत्य भी असत्य नहीं हो सकता है। इस हिसाब से हमारा सी बैठेगा, ये वाला बी और सी दोनों सुटेबल बैठ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर। देखिए इसको थोड़ा समझ का फेरा है, बड़ा ही ठंडा दिमाग से सोचना पड़ता है भाई। करिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम सोच रहे हैं ना, आप भी उसी तरह प्रयास कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर कल प्रयास कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। आइए अब देखते हैं, एक तरफ एक्शन करवाई दिया हुआ है, इसके बाद टीचिंग मेथड दिया हुआ है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सेल्फ टीचिंग, प्रैक्टिस, रेसिप्रोकल और कमांड, इन सब में क्या होता है? सेल्फ टीचिंग में क्या होता है? विद्यार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ही ऊपर ले लेता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसे हम लोग सेल्फ टीचिंग कहते हैं। 1 का 4 में हुआ। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, सुने होइएगा, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा निर्धारित कार्य करते हैं कि चलो आज ये ऐसे करो, आज 2 पेज राइटिंग लिख के लाओ, आज गाय पे लिख के लाओ, ये सब क्या होता है? प्रैक्टिस कराया जाता है लिखने का, तो ये सी नंबर में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो है यह विद्यार्थी युग में निष्पादन करते हैं, एक निष्पादन करता है जबकि दूसरा अन्य उसकी प्रतिपुष्टि करता है, तो ये एक दूसरे के पारस्परिक चलता है। चौथा कमांड जो है, शिक्षक सभी निर्णय लेते हैं किसके द्वारा? तो वो कमांड के द्वारा लेते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, वो हमारा इधर के स्लाइड में होगा, ऊपर में ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
देखिए सभी शिक्षक सभी निर्णय कमांड में लेते हैं। विद्यार्थी युग में निष्पादन करते हैं, एक निष्पादन करता है जबकि अन्य उसके प्रतिपुष्टि करता है। इसे हम लोग पारस्परिक शिक्षण विधि कहते हैं। तीसरा है विद्यार्थी शिक्षक द्वारा निर्धारित कार्य करते हैं, उसको अभ्यास बोला जाता है। चौथा है विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता है, इसे हम लोग स्व शिक्षण बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो आइए इसके एक एक कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन कह रहा है कि अधिगम समय व्यतीत करने की एक प्रक्रिया है। बैक बिल्कुल गलत है। इस तरह का बात करेंगे तो कोई अधिगम करेगा भाई? कोई सीखना चाहेगा टाइम पास? नहीं। दूसरा है कि अधिगम में उपयुक्त अनुक्रिया का चयन किया जाता है और उसको उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है अधिगम पूर्व प्रदत्त अंतर्दृष्टि, यानी कि लर्निंग इज प्री गिवन इनसाइट। प्री गिवन कहाँ से होता है भाई? करेगा तभी ना सीखेगा। चौथा है कि अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। बात सही है बिल्कुल। अधिगम शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हमेशा सीखते रहिए जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये सब बात जहाँ रहेगा ना वो बिल्कुल सही होगा, इसलिए डी सही। उसके बाद ई है कि अधिगम आनुवंशिकता और जेनेटिक्स का एक उप उत्पाद है। नहीं भाई, हेरिडिटी और जेनेटिक्स से इसका कोई मतलब नहीं होता है। जरूर तो वैसा रहता था फिर आईएएस का बेटा आईएएस से बन जाता। तो कहाँ कौन सही होगा? बी और डी सही होगा। ये देखते हैं कि इस ऑप्शन में है बी और डी, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग ये डिटेल पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को सहायता हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम NPNSPE, जिसे मिड डे मील के योजना के नाम से भी जाना, तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जितने भी लोग हैं ना BEd DLEd किए हैं उन लोगों को ये कंपलसरी है बताना, ठीक है, कि मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या किया गया है। बताइए, ऑप्शन देखिए ABCD में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा PM पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, मिड डे मील का नाम चेंज करके। ये कब हुआ? 2021 में इसका नाम बदला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का है कि टीचिंग कथन पढ़ना है, पहचानना है सही है कौन। शिक्षण एक बेहतर ज्ञाता और एक कम ज्ञाता के बीच का एक अंतर क्रिया है, तो बात सही है। कम ज्ञाता सीखने वाला लर्नर हो गया और बेहतर ज्ञाता टीचर हो गया जो उसको सिखा रहा है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में शारीरिक दंड होना चाहिए। नहीं भाई, दंड फंड का बात तो फिर शिक्षा में मत कीजिए आप। उसके बाद सी है उच्च वर्ग और उच्च जाति के लोगों द्वारा ही शिक्षण किया जाता है, ये गलत बात है। चौथा है कि शिक्षण शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों के में अंतर्दृष्टि विकसित करता है, तो बिल्कुल सही, इनसाइट बोथ इन द टीचर एंड द लर्नर। पांचवा है कि प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए अधिगम केवल बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए, ये बात गलत है। कौन सही हुआ? ए और डी सही होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा ए और डी सही। ए और डी ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, काफ़ी इजी है, इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है? ब्लैक कलर पेन को 356 कोड लिखा जाता है। उसके बाद जो है वाइट कलर फ्लावर को 5 8 7 लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो है रेड कलर पेन को 3 4 5 लिखा जाता है। तो क्या पूछ रहा है? इस कूट भाषा में ब्लैक और रेड को कैसे कूट किया जाएगा? तो आइए देखते हैं। सब में कॉमन क्या है? ब्लैक ब्लैक, कलर कलर कलर, तीनों में कलर है ना जी। कलर 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 कट गया तो है ना, तीनों देखेंगे तीनों में कौन है। तो देखिए यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो कलर 5 से कट गया। उसके बाद आगे देखिए रेड और पेन है, फिर इधर पेन, तो ये देखिए यहाँ पेन है, यहाँ भी पेन है, तो इन दोनों में कौन बचा ये 3, फिर इधर 3, यानी पेन का मतलब 3, ठीक। उसके बाद बचा क्या? ब्लैक, तो ब्लैक ये है, तो इधर क्या बचा? 6 बचा, तो हम ब्लैक को क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। उसके बाद रेड देखेंगे, रेड देखिए इधर भी सब कट गया, बचा क्या है? तो बचा है 3, तो 3 क्या है? रेड है, तो रेड को 3, तो यानी 6 क्या हुआ हमारा? 6 और 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं 4 होगा। इधर में 4 बचा हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 6 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, सी इज राइट आंसर। इस तरह बना सकते हैं कॉमन लेकर के। अब आते हैं पोजीशन और उसके डिटेल में, जैसे कि कुकीज़ क्या होता है, कोडिफिकेशन क्या होता है। देखिए कुकीज़ जो है यह एक तरह का स्मॉल फाइल है स्टोर ऑन ए यूज़र कंप्यूटर दैट आर
यूज टू लर्न द यूज़र प्रेफरेंस ईच टाइम दे विजिट वेबसाइट। बिल्कुल सही, जितनी बार आप वेबसाइट पर विजिट करे हैं वो प्रयोक्ता के कंप्यूटर पर भंडारित छोटी सी इकाई हो जाता है। उसके बाद कोडिफिकेशन की बात करें तो ये जो है द प्रोसेस इन विच डाटा अपीयर मीनिंगलेस विथआउट द अप्रोप्रिएट अनलॉकिंग की, वह प्रक्रिया जिसमें उपयुक्त अनलॉकिंग कुंजी के बिना डाटा निरर्थक प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोडिफिकेशन कहते हैं। तो एक का बी का एक, आइए बाकी दो और देखते हैं। इसमें जो है फायरवॉल, फायरवॉल क्या कहता है, तो फायरवॉल जो है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो है प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाहरी नेटवर्क के बीच अवस्थित होते हैं और कंप्यूटर में और उससे बाहर जाने वाले डाटा को फिल्टर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये 4 में चला जाएगा। तो आईसीटी एक ऐसा यूनिट है ना जो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट से जो भी है या जो बीटेक एमटेक किए ना कंप्यूटर साइंस, आप लोगों को तो ये क्वेश्चन भूल के भी गलती नहीं होना चाहिए, एकदम समझ लीजिए। उसके बाद स्पैम, स्पैम जो है ये क्या है, तो ये मेलिंग लिस्ट पर जो है प्राप्तकर्ता को इंटरनेट से भेजी गई अयाचित ईमेल जो इनके इनबॉक्स को अवरुद्ध कर देते हैं, उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। तो डी का 3 में हो जाएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर सी में है, सी जे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड का है, एच सूचकांक से। देखिए, एच सूचकांक का प्रयोग शोधकर्ता की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। यदि डॉक्टर अमर ने 5 आलेख प्रकाशित कराए जिनमें से 21, 12, 4, 2 और 1 उद्धरण है, तो डॉक्टर अमर का एच सूचकांक क्या होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, 5 गो लेख है, पेपर छपवाना है, पब्लिकेशन। अब ये सब क्या होता है, पेपर पब्लिकेशन, ये सब जो है ना आगे हायर एजुकेशन में आइएगा, कुछ लोग पीजी में छपवाता है लेकिन अधिकतर लोग पीएचडी में जाकर छपवाता है, क्योंकि इसका एपीआई में इसका नंबर मिलता है, एगो पेपर पर 2 नंबर, ठीक। तो वहाँ का ये बात हो रहा है। आप अभी तो ये सब चीज़ समझ में आएगा नहीं, माथा का दर्द रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया है तो थोड़ा देख लीजिए। एच इंडेक्स जो है इसके क्या है, साइटेशन जो है 21, 12, 4, 2, 1 दिया हुआ है। इस परिभाषा के अनुसार एच एक शोधकर्ता का सूचकांक एच तब होता है जब उसके कम से कम एच लेखों में प्रत्येक को कम से कम एच बार उद्धृत किया जाए या साइटेड किया जाए। तो एच इंडेक्स एक शोधकर्ता के प्रभाव और उत्पादकता को मापने का पैमाना होता है। लेखों को उद्धरणों को घटते क्रम ये है कि सबसे पहले 21 होगा, फिर 12 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अब इसको सजा लीजिए, कौन सा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एच सूचकांक ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये भी लेख प्रमाण का उद्धरण की संख्या है, इसको ऐसे देखना है सजा करके, ये पूरा इसको समझिए। अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ते जो है अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं, कुत्ते अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं, पूरा तो कब्जे किया रहता है भाई सब सड़क को रात में। साइबेरियन हस्की कुत्ते होते हैं, इसलिए साइबेरियन हस्की अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। अब ये देखिए लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये लॉजिक का क्वेश्चन है, तब इसको थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये सब क्या है, इसमें झोल झाल का फैलेसी का होता है, ठीक है ना, कौन सा इसमें झोल है। इंग्लिश पढ़िए, डॉग आर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द स्ट्रीट, साइबेरियन बकीज आर डॉग्स, देयरफॉर। 2 कथन दे रहा है कि कुत्ता जो है अक्सर सड़क पर दिखाई देता है, एगो, दूसरा का है साइबेरियन हस्की कुत्ता होता है दूसरा, और इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि साइबेरियन हस्की अक्सर सड़क पर दिखाई देता है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है, सही से डिवीज़न नहीं कर रहा है इसको, कुत्ता को और साइबेरियन को, इसलिए ये चीज़ की इसमें फैलेसी ऑफ डिवीज़न आ जाएगा, डिवीज़न की इसमें भ्रांतियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। वो कह रहा है कि किसी अपशिष्ट निपटान विधि में अस्पताल के अपशिष्ट को उपयुक्त तरीके से निर्मित भट्ठी में वायु की उपस्थिति के उच्च तापमान 670 डिग्री से अधिक पर जलाया जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, तो क्या होता है, वही होता है भस्म हो जाता है हर चीज़, यानी इंसिनरेशन होता है, भस्मीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, भस्मीकरण इसी को इंसिनेरेशन बोलते हैं, नहीं बोलता है जाओ ना तुमको इतना ना आग लगा देंगे ना कि पूरा भस्म हो जाओगे, स्वाहा हो जाओगे। तो अस्पताल का जो वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट निकलता है उसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी जा कर के वो भस्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 38 आया। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित गैसों में से किनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो किया ही जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है लेकिन आर्गन नहीं होता है। तो हमारा ACD होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, NH3 और लेड, ये सभी शामिल होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को कोयलाकरण के अंश के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन। कौन सा कोयला जो है बेहतर है, कैसे है, उसके हिसाब से लगाना है। ठीक, तो सबसे लो क्वालिटी कौन होता है, तो पिट होता है, जो ना कि पिट पट के एकदम कचरा बना दिया जाता है, तो पिट सबसे लो क्वालिटी। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा थोड़ा बेहतर क्वालिटी लिग्नाइट का। उसके बाद उससे बेहतर हो जाएगा उप बिटुमिनस, ये 3 नंबर पे आएगा, ठीक है ना, और बिटुमिनस 4 नंबर पे आएगा। उसके बाद एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जो कि सबसे ऊपर 5वें नंबर पे आएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार हुआ DECAB। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है DECAB। DECAB DECAB ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एंथ्रासाइट जो है ना इतना बेहतर होता है कि उसमें कार्बन की मात्रा 86 से 97% होता है। अब देखिए, ये भी थोड़ा नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस के होस्ट है, उसके IP पत्ते से पहचाना जाता है। IPv4 में प्रत्येक IP पत्ते में आतिथ्य की पहचान करने के लिए P बीट होता है, और IPv6 नामक रूपांतरण में इसकी IP पत्ते में Q बीट होते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें SOPQ दिया हुआ है, ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा वो बताना है। ठीक, तो इसको आप रट लीजिए कि 32 और 128 होता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए IPv4 जो होता है ना, IPv4 इस पत्ते में 32 बिट बाइनरी संख्या का उपयोग किया जाता है। ठीक, और IPv6 में जो है 128 बिट पत्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कहीं अधिक उपलब्ध होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में कह रहा है कि एक्ट जो है, और वो एक्ट कब आया है उसको मिलान करना है हमको। पहला है कि वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, ये पूछा है, बहुत बार पूछा है ये सब, और ये इसको याद कर लेना है सीधा। ये कब आया था वायु प्रदूषण वाला, 1981 में आया था। उसके बाद NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 2010 में आया था। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, तो ये 1972 में, सॉरी 72 में, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंसिटिविटी जो है वो 72 में आया, और ये वाला जो है 2010 होगा। 10 नीचे ज़्यादा नीचे चला गया है, ये 2010 होगा, और ये 1972 होगा। वन्यजीव संरक्षण, फॉरेस्ट जो है वन और वन्यजीव दोनों अलग अलग होता है। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, इसको याद रखिएगा। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम NGT जो है 2010 में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D में है। D इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। वैदिक शिक्षा के संबंध में सही कथन चुनने को कह रहा है। ये हमारा हायर एजुकेशन का एक यूनिट है, उससे संबंधित है और पूछ रहा है। आइए पढ़ते हैं, पहला कथन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा जो है राज्य का उत्तरदायित्व था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था भाई, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, बिल्कुल सही है। जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेलेक्ट हो जाते थे उसमें उनसे कोई फीस नहीं लिया जाता था। उसके बाद C नंबर कह रहा है कि गुरुकुल दयनीय स्थिति में थे क्योंकि राज्यों से कोई निर्धारित निधि धन नहीं मिलता था, फंडिंग, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गुरुकुल का हालत ख़राब था, पैसे नहीं देता था राजा। उसके बाद जो है चौथा है, बौद्ध एवं जैन शिक्षा के समापन और संवर्धन के अनुष्ठान निष्पादित किया जाता था, तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर पांचवा है कि आफ्टर द वैदिक उपनयन रिचुअल ऑल द स्टूडेंट वेयर कॉल्ड
पब्बाज एंड शमानेरा ऐसा भी नहीं है, ये गलत हो गया। तो हमारा सही क्या हुआ, बी और डी सही हुआ। आइए देख, बी और सी सही हुआ, नॉट डी। तो बी और सी किस ऑप्शन में है उसको देखते हैं। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एम आधार वाला जो है अवरोही क्रम में सजाना। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बाइनरी सिस्टम का दिया हुआ है बेस प्लेस के साथ, और उसका जो है डेसिमल फॉर्म में निकालना है और इसको सजाना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ दोस्तों, क्या करना है, कुछ नहीं, जितना भी बेस दिया हो, कितना हो भरा हो, उसे डरने की बात नहीं है। देखिए ये पॉइंट से इधर है ना, इसको सजा लीजिएगा। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 300 इसका बेस कितना है, 4 दिया है ना। तो देखिए इसका पावर 0 कीजिए, इसका 1 कीजिए, 2 3 4 ऐसे इधर बढ़ते जाते हैं। अब पॉइंट के बाद इधर -1 में जाते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तो हम का इसको करेंगे 3 गुने, ये वाला 3 आ गया, आई 4 जो है 4 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, 3 गुने 4 का पावर 4 प्लस 0 गुने 4 के पावर 3 प्लस 0 गुने 4 के पावर 2, समझ रहे हैं ना, ये वाला पावर इसके साथ लगा के ये वाला से गुना करते रहे हैं, प्लस 2 गुने 4 के पावर 1, ठीक है ना, प्लस 2 गुने 4 के पावर 0 प्लस, अब ये माइनस वाला आ जाएगा ना, तो इधर इसको क्या करेंगे, 2 गुने 4 के पावर -1, और इस सब को वैल्यू निकालेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। पहले भी हम बताए हैं, काफ़ी आसान है। इसको बना लीजिए, फिर अवरोही क्रम में सजा दीजिए। आइए 44 में कह रहा है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है, लॉजिकली कोवैलेंट है। अभी बताया है ना 2-3 क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से आइए देखते हैं। सब इसको पढ़ लीजिए और फिर आइए ऑप्शन में। ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, ABC दिया हुआ है, फिर BC दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ABD दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले पढ़िए, ऑल नॉन फ्लावर और नॉन ट्यूलिप, यानी कि सभी गैर पुष्प जो है वो गैर ट्यूलिप है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि नॉन ट्यूलिप इज नॉन फ्लावर, तो ये भी बात सही हो गया। जब ऑल नॉन फ्लावर नॉन ट्यूलिप है तो नो ट्यूलिप इज नॉन फ्लावर, यानी कोई भी ट्यूलिप गैर पुष्प नहीं होगा, तो ये दोनों बात सही हो गया, दोनों बैठ रहा है। सी देखिए, सी कह रहा है कि ऑल नॉन ट्यूलिप आर नॉन फ्लावर, सभी गैर ट्यूलिप गैर पुष्प है सभी। तो ये देख रहे हैं ना, इसका जो है रिवर्स दे रहा है, उल्टा, माने इधर से जो उसका सब्जेक्ट है इसका प्रेडिकेट हो गया, इसका सब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वहीं उलट दे रहा है। तो इन दोनों में कंट्राडिक्शन होगा। अब डी देखेंगे, ऑल ट्यूलिप आर फ्लावर, सभी ट्यूलिप जो है फ्लावर है, यानी नन ट्यूलिप जो है नन फ्लावर है, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ट्यूलिप आर फ्लावर्स। तो इसमें जो कंट्राडिक्टी हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। इस अकॉर्डिंग हमारा ABD सही होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, ABD ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए रिसर्च स्टडीज़ है, उससे संबंधित रिसर्च मेथड है, उसको देखना है। आइए देखते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शनल। देखिए दोस्तों, ये जो है कि एक स्लाइड पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च जो है यह क्या होता है, तो इसके अंदर जो है माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बुद्धि का विकासात्मक पैटर्न किया जाता है। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद है, चलिए इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे करते नहीं, तो इधर डी छूट रहा है, एक साथ आ ही नहीं रहा। देखिए इसका इंग्लिश हम लिख देते हैं। ये निरीजातीय है ना, तो निरीजातीय क्या होता है, ये होता है इथनोग्राफिक रिसर्च। निरीजातियों को इथनोग्राफिक बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए, इथनोग्राफिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत शहरी उच्च विद्यालय के मिश्रित नस्ल वाली कक्षा में समक्ष अन्योन्य क्रिया होता है। उसके बाद है प्रतिनिध्यात्मक, मतलब क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च। इसमें माध्यमिक स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच बुद्धि का विकासात्मक पैटर्न होता है। फिर है प्रायोगिक शोध, यानी कि प्रायोगिक शोध क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की विज्ञान में उपलब्धियों पर टेलीविज़न देखने का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। कार्योत्तर शोध, कार्योत्तर शोध का मतलब होता है इसमें क्या होता है कि सीमांत समूहों की सामाजिक हैसियत पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ये सब सूटेबल है। इसको एक बार दो बार और पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद अब आते हैं इधर, हम लोग क्या करेंगे,
ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, कम्प्रीहेंशन है, इस हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, दोनों मीडियम के लिए आसान है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित ये इजी इजी लड्डू वाला क्वेश्चन जो है उठा करके खा जाना है और 5 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेना है दोस्तों। तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो भी नेट जेआरएफ का ग्रुप है उसमें एक बार दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना ही वीडियो हमारे मोटिवेशन का काम आएगा, जिससे मैं और वीडियो कंसेप्ट लेकर के आऊँगा जो आपके आने वाले जून सेशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।